नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। मीटिंग की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सीएम की तरफ से पुलिस का विशेष अभियान चलाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही, जिसको लेकर संतों और राजनीतिक नेताओं द्वारा अपनी प्रतिक्रिया भी दी गई है। जहां संतों ने इसको एक गंभीर समस्या बताते हुए आज देश के 10वें राज्य और जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, इसलिए देवभूमि उत्तराखंड में ऐसी स्थिति से बचने के लिए कठोर कानून बनाए जाने की मांग की है। संतों का भी कहना है कि आज चारधाम के आसपास जिस तरह से बसावट हो रही है वो चिंताजनक है। जो वहीं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का भी कहना है कि उत्तराखंड सरकार किसी भी हालत में प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलाव नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा धर्मांतरण कानून हो या फिर यूसीसी कानून लाया गया है, तो वहीं पुलिस वेरिफिकेशन की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी सरकार ही कर रही है। इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि इस स्थिति की जिम्मेदार केवल और केवल बीजेपी ही है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही वेरिफिकेशन ड्राइव पर व्यंग करते हुए कहा कि जब जब धामी डरता है तब तब मुस्लिम मुस्लिम करता है। देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, और ये हमारा चूंकि देवभूमि है, देवभूमि में हम लोगों ने कोशिश की है कि हमारे यहाँ जो देवभूमि है उसका स्वरूप वैसे ही बना रहे। पूरे देश में उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जाना जाता है, और यहाँ हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग इसको बना के रखें। लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि कुछ लोग नियोजित तरीके से ये काम जो कर रहे हैं वो हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आप ऐसा मान सकते हैं कि धर्मांतरण कानून भी हमारे द्वारा लाया गया, पुलिस वेरिफिकेशन भी हम लोग करने की बात करते हैं, वहीं यूसीसी लाने का काम भी उत्तराखंड की सरकार पूरे देश में पहली सरकार है इसने काम किया है। ये हम लोग समय समय पर उत्तराखंड के जो भी मुख्यमंत्री रहे या जो भी सरकार रही, बीजेपी या कांग्रेस की, समय समय पर साधु समाज ने इसको लिए आवाज उठाई है, और आज एक भयानक स्थिति खड़ी हो गई है। इस प्रकार से पहाड़ में पलायन हो रहा है और विधर्मियों का वहां जो निवास हो रहा है। हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हमारी पौराणिक परंपरा है, देवभूमि के जो चारों धाम है, अगर वहाँ डेमोग्राफी चेंज होती है तो आने वाला समय जो है भारत के लिए ही नहीं, पूरे आज लगभग हिंदुओं के लिए 10 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, और इसके ऊपर अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो भयानक स्थिति खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जो हमारे देवभूमि के 4 धाम है उसके आसपास इस प्रकार की बसावट हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री से हम सब लोगों का अनुरोध है कि इसके ऊपर सख्ती से एक्शन होना चाहिए। डेमोग्राफिक चेंज के लिए जिम्मेदार कौन है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सारे नाले खाले, सारी मरीन बस्तियां, नदियों के किनारे लोग आकर के बसे हैं, और ये सब उसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण इन्वॉल्व है। देहरादून का कोई नाला खाला ऐसा नहीं है जो एक भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर से उपकृत न हो। तो ये डेमोग्राफिक चेंज के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार है। हरिद्वार में नए भर्ती हुए सहायक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 60 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर बधाई दी है। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी और बीजेपी नेता भी मौजूद रहे हैं, और मंत्री धन सिंह रावत ने नए शिक्षकों को बधाई देते हुए जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की बात कही है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरिद्वार में अब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। प्रदेश भर में जो है वो करीब 3000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, और साथ ही इसके अलावा सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को भी दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में हम लगभग 3000 टीचरों की नियुक्ति कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने पहले देहरादून में नियुक्ति पत्र दिए हैं, फिर हमारे सांसदों ने, मंत्री लोगों ने दिए हैं। आज यहाँ पे भी हम लोगों ने लगभग 60 शिक्षकों को नियुक्ति दी है, और अब हरिद्वार जिले में टीचरों की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अब बच्चों का पठन पाठन भी अच्छा होगा। हरिद्वार जिले में बेसिक शिक्षा में बच्चे भी बहुत हैं, और अब हम स्कूलों में वाचनालय से लेके, शौचालय से लेके, पानी की व्यवस्था से लेके, स्मार्ट क्लास से लेके हर प्रकार की व्यवस्थाएं स्कूलों को देने वाली। हरिद्वार के जिलाधिकारी करमिन सिंह
ने गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के उपलक्ष्य में आगामी कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की है। साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 सितंबर को जिले के सभी विद्यालय, कॉलेज और कार्यालय में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं डीएम ने भी कहा कि जयंती के अवसर पर हरिद्वार के कई क्षेत्रों में, विशेषकर मरीन बस्तियों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि आम जनता भी महान नेता की विरासत और योगदान को सम्मानपूर्वक याद कर सके। समीक्षा बैठक में सभी विभागों को अपनी अपनी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए ताकि जयंती के अवसर पर जिले में कोई भी कमी न रहे। 10 तारीख को महामना महापुरुष पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो अविभाजित उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी 137वीं जयंती है और इसको हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाने के संबंध में आज ही बैठक हुई है। सभी लोकल बॉडीज को निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्रांतर्गत जोर शोर से इसको मनाया जाना चाहिए। देशभक्ति गीतों का प्रसारण होना चाहिए। सभी विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होनी है। जनपद उधम सिंह नगर के एसएसपी काशीपुर कोतवाली पहुंचे, जहां पर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के साथ साथ शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे हैं। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि उधम सिंह नगर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नशा तस्करों के साथ ही उसके सप्लायरों की गिरफ्तारी पर उससे अर्जित संपत्ति जब्त की जाएगी। साथ ही महिला सुरक्षा और नशे के विरुद्ध सख्त कदम उठाने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही एसएसपी ने कहा कि वर्तमान में साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है और साइबर अपराध से जुड़े मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर अपराधियों की धरपकड़ की जाएगी। जिले में अब तक ओवरलोड से कितने हादसे हुए हैं, कितने की मौत हुई है, इसकी रिपोर्ट भी पुलिस अधिकारियों से मांगी गई है। जिस दिन से मैं यहाँ आया उस दिन से मैं इस जिले के बारे में और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन मैं यहाँ ज्वाइन किया उस दिन वन विभाग के कर्मचारियोयों के साथ जो पेड़ काटने वाले तस्कर हैं उनसे भीड़ हुई थी, जिसमें कि वन विभाग के 4 कर्मचारी घायल भी हुए थे। उसमें कदरपुर थाने में अपराध पंजीकृत भी हुआ और उसके पश्चात हमारी 4 टीमें बनी, जिसमें अलग से एक एसओजी की टीम बनाई गई और उन लोगों को जो कि इस कृत्य को करने में शामिल थे उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाए। दूसरा, मैंने ये देखा कि कई ऐसी समस्याएं हैं जो उधम सिंह नगर के जनता को मदद करने में सहयोग कर सकती है। हाल ही में जर्मनी में आयोजित हुई दूसरी विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में शौर्य सैनी ने 50 मीटर राइफल और साथ ही 3 पोजीशन पुरुष स्पर्धा में 452.4 और साथ ही वहां पर मंगौर के गद्दाजुड्डा निवासी अभिनव देशवाल ने विश्व बधिर चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। आज जब दोनों अपने निवास पर पहुंचे तो उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर लोगों ने दोनों खिलाड़ियों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर दोनों स्वर्ण पदक विजेताओं ने खुशी भी जाहिर की और शौर्य सैनी अभिनव देशवाल की इस विशेष उपलब्धि के बाद परिवार और पूरे उत्तराखंड में खुशी का लहर है। उत्तराखंड का, मेरे जिला हरिद्वार का बहुत महत्वपूर्ण गौरव का अवसर है कि मेरे ये दोनों बच्चे विश्व में मेरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अपने परिश्रम से आज ही नहीं, ये भविष्य में भी देश का, प्रदेश का और अपने जिला हरिद्वार का, अपने निवास स्थान रुड़की का बहुत महत्वपूर्ण अक्षरों में, मैं कहूं तो स्वर्णिम अक्षरों में ये अपने अंकित होंगे और देश अंकित। अच्छा, आपको लगता है इस समय ऐसा नहीं है। मैं पिछले समय की बातें नहीं करूंगी, पर वर्तमान में खेल के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए ओलंपिक में और वर्तमान में ये मेरे दोनों बच्चे अगर स्थान लाए हैं तो महत्वपूर्ण योगदान सरकार का। मैडम, अच्छा लग रहा है कि देखो, जब एक पेरेंट्स जो है ना बच्चे के नाम से जाना जाता है तो इससे ज्यादा प्राउड मोमेंट कुछ हो नहीं सकता। तो भाई हम लकी कि ये बच्चे हमारे इतना बड़ा काम करके आए हैं। लेकिन आपका जहाँ तक मैं मानता हूँ, बच्चे की एनर्जी एक साइड फ्लो करेगी। या तो आप उसे एजुकेशन में डाल दिए, अगर वो उधर अच्छा कर रहा है तो एजुकेशन बेस्ट,
अदरवाइज अगर वो स्पोर्ट्स कर रहा है तो स्पोर्ट बेस्ट है। तो डेट में, आज की डेट में गवर्नमेंट इतना कर रही है, मोदी गवर्नमेंट हमारी इतना कर रही है कि मैं नहीं मानता कोई रिस्क वाली बात है। स्पोर्ट्स में पूरी तरह से बंदा सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात। नाम सौर्य सरनी है, मैं उत्तराखंड रुड़की से हूँ और मेरे कोच जो है अंजलि भागवत ओलंपियन है और वो साथ में गए थे मेरे साथ, मेरे लिए सपोर्ट करने के लिए गए थे कोच। और दूसरी बात, मैंने 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल जीता है फाइनल में, और दूसरा गोल्ड मेडल 50 मीटर थ्री पोजीशन का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है मैंने देश के लिए। और जब मेरे को नया वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, मैंने खुद इतना कुछ किया है और इतना अच्छा नाम रोशन किया है, मेरे को काफी खुशी हो रही है इस बात को लेके। और उसके बाद जैसे मैं इधर आया वापिस, तो मेरे को आके अच्छा लगा कि आज यहाँ इतने सारे लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी संगठन महापर्व के तहत सदस्यता अभियान का आगाज हो गया है और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यालय पहुंचे और बीजेपी की सदस्यता ली है। इसके बाद ये अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि बीजेपी की तरफ से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का गठन किया गया, पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत उत्तराखंड के अल्पसंख्यक लोगों को जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में करीब 17 लाख मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो निवास कर रहे हैं, जिनमें से फिलहाल पार्टी ने करीब 1 लाख अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। ये पहले से ही है, हमारे पास एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, बाकायदा मोर्चा है, और हमारे कुल 6 मोर्चों में से एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी है और जो बहुत सक्रियता के साथ काम करता, तो हमेशा सदस्यता अभियान में सम्मिलित आज कोई नई चीज नहीं है। और बीजेपी ने सभी मोर्चों को टारगेट दिया, तो स्वाभाविक बात है वो भी हमारा एक मोर्चा, उसको भी टारगेट दिया, वो सदस्यता अभियान में हिस्सा लेंगे, सदस्यता होगी। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क में प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण पर किसानों को अब स्टाम्प शुल्क अदा नहीं करना होगा। पहले ये सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जो ऋण जो पहले उपलब्ध होता था वो केवल 3 लाख का उपलब्ध होता था, जिस पर कोई किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था, और अब लिमिट है उसकी बढ़ा करके उन्होंने 5 लाख तक का कर दिया है, जिस पर कोई स्टाम्प शुल्क अब नहीं है। तो मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार के द्वारा जो महिला किसानों को जो सहायता मिल रही है वो सभी बहनों के लिए लाभदायक है, चाहे उसमें बिना ब्याज का लोन हो, चाहे उपकरण खरीदने के लिए जो सहूलियत दी जा रही है उसमें भी छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। अब खेतों की सिंचाई के लिए नहरों के पानी पर लगने वाला सिंचाई कर भी माफ कर दिया गया है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कृषि उपकरण खरीदने पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 2,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए पहली बार मंडुए का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, जबकि गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य यानी SAP भी 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को MSP पर 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। PM किसान सम्मान निधि के तहत आज राज्य के करीब 8 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। धामी सरकार का ये है संकल्प, सुखी रहे किसान, समृद्ध बने उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 30 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने कोटद्वार में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी के 11,000
729 बूथ हैं। हर बूथ पर पार्टी ने 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि बीजेपी आगामी निकाय चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां हमारे को इस नेट पर सुविधा नहीं होती, वहां हम हार्ड कॉपी के माध्यम से हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं और एक मुहिम सी चली है कि हर बूथ पे हम 200 कार्यकर्ता सदस्य बनाने का काम करेंगे और 11,729 बूथ पूरे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर है। हमारा लक्ष्य जो है कम से कम 30 लाख सदस्य बनाने का यहाँ पे है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला जारी किया है। सरकार ने आदेश जारी किया कि अब राज्य कर्मचारी सुबह शाम की आरएसएस की शाखा सहित अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। यह आदेश अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा जारी किया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि इसमें राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसी को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों में इस किस्म से अन्यायपूर्ण आदेश था और साथ ही जहां पर उनकी जानकारी भी है और अनेक संघ के कार्यकर्ता सरकारी नौकरी में रहते हुए संघ की शाखा में जाते थे और वे स्वयं भी उसमें थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब भी संघ के कार्यकर्ता पर इस बात को लेकर नोटिस बाजी या फिर मुकदमेबाजी हुई तो सब मुकदमों में कार्यकर्ता जीते, क्योंकि संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे शर्मनाक निर्णय बता रही है। वहीं कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी का भी कहना है कि ये सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमावली होती है और वे राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही पहले की कांग्रेस की सरकारों का एक किस्म से अन्यायपूर्ण आदेश था और जहां तक मेरी जानकारी है, अनेक संघ के कार्यकर्ता सरकारी नौकरी में रहते हुए संघ की शाखा में जाते थे। मैं स्वयं भी उसमें से था। मैंने 3 साल इरिगेशन में नौकरी की, 24 साल बैंक में नौकरी की, लेकिन मैं लगातार संघ के कार्य में रत रहा, करता रहा और किन्हीं भी संघ के कार्यकर्ताओं पर इस बात को लेकर के नोटिसबाजी हुई या मुकदमेबाजी हुई तो सब मुकदमों में कार्यकर्ता जीते। बहुत ही शर्मनाक है। देखिए, अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए एक नियमावली होती है कि वो राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में शिरकत नहीं कर सकते। अब कहीं ना कहीं या तो भारतीय जनता पार्टी की आंखों पे पट्टी है या वो जनता की आंखों में धूल झोंक रही है, ये समझ से परे है। क्योंकि आरएसएस कितना भी अपने आप को सामाजिक संगठन कहता रहे, लेकिन सच्चाई ये है और वो सबके सामने है कि वो राजनीति में पूरा अंदर तक घुसा हुआ है। तो अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो आरएसएस के लोगों को दी जा चुकी हैं और अब देश के अंदर धीरे धीरे वो पैर पसारते चले जा रहे हैं। रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल और उनके भाई के पास में अवैध हथियार पकड़े जाने के मामले में कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई तीखे आरोप लगाए हैं। वहीं रावत के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का यह भी कहना है कि हरीश रावत पहले अपने कार्यकाल को याद करें। उनके कार्यकाल में इसके भी ज्यादा जघन्य अपराध हुए थे। अगर हरीश रावत एक उंगली सरकार की तरफ उठाते हैं तो कई उंगलियां उनकी तरफ होती हैं। कमलेश रमन का भी कहना है कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस के पास राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया है। कांग्रेस बात बात पर सत्ता पक्ष को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। ये इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस किस प्रकार की ओछी राजनीति करती है। देखिए, माननीय हरीश रावत जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, लेकिन जब अगर वो किसी पर आरोप लगा रहे हैं, एक उंगली अगर वो सरकार की तरफ उठा रहे तो 3 उंगली उनकी तरफ भी मुझे लगता है कि उठती है, क्योंकि उनके कार्यकाल में भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम हुए हैं। लेकिन जो ये प्रकरण हुआ है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि वहां पर इस तरीके का प्रकरण हुआ, तो ये एक कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया में जांच चल रही है और उस जांच में अगर दोषी होगा तो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करना चाहिए। हर मुद्दे पे कांग्रेस जो है राजनीति करने के लिए खड़ी हो जाती है और सत्ता पक्ष को बदनाम करने की कोशिश करती है, तो उन्हें कोई भी अवसर ऐसा जनता नहीं दे रही है कि वो कहीं से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत वरिष्ठ है, आरोप लगाने से पहले अपने किए गए जो पिछले जो कार्यकाल था उनका, उस पर भी अगर ध्यान दे तो ज्यादा।
उत्तराखंड के लिए एक सशक्त भू कानून की मांग लगातार सरकार से की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है। प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी क्या कहती है, क्या करती है, ये देश और दुनिया जानती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने काला धन वापस लाना, किसानों की आय दोगुनी करना, 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने जैसे तमाम मुद्दे और जो वादे किए थे, लेकिन वो मात्र सिर्फ जुमला साबित हुआ है। भू कानून के साथ गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है और क्या करती है पूरे देश और दुनिया जानती है। इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम काला धन लेके आएंगे। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो मात्र जुमला साबित होती है, और जो भी करेगी भू कानून लेके आएगी, उत्तराखंड को स्थायी राजधानी की अगर बात करेंगे, सारे मुद्दे कांग्रेस लेके आएगी और निश्चित तौर पे जब कांग्रेस की सरकार बनेगी इन सब बातों को प्राथमिकता मिलेगी और उसका समाधान होगा। उत्तराखंड में अपनी जमीन पर बहुजन समाज पार्टी ने काशीपुर में 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, जिसमें बसपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल सिंह और प्रदेश प्रभारी मुनकाद अली समेत प्रदेश और साथ ही जनपद के बसपा नेताओं ने शिरकत की है। सम्मेलन में जुटे बसपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेताओं ने बसपा संस्थापक काशीराम की नीतियों को सामने रखा है और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करने की बात कही है। इस दौरान प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जन विरोधी बीजेपी की सरकार का आगामी चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कई तरह के आरोप भी मढ़े हैं। माननीय प्रभारी जी ने जो बताया है, जो टिप्स दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि हम 100% कामयाब होंगे और जो माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर जो हमको वहां से गाइड किया जाता है वो आकर के हम पब्लिक में बताते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ग्रास रूट पर काम कर रहा है और संगठन बना करके मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए। यह तो सब चलता रहता है और जहां तक कोई निष्क्रिय नहीं है। बराबर मैं जब से प्रदेश सदस्य बना, माननीय बहन जी ने मुझे इधर भेजा है, मैं लगातार आपके बीच में आ रहा हूं, आप लोगों से मिलता रहता हूं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता तन मन धन से मेहनत कर रहा है और ग्रास रूट पे काम कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। देखिए, जनपद रुद्रपुर के सम्मानित पदाधिकारियों की मीटिंग और समर्थकों की मीटिंग आज काशीपुर में, जिसमें हम लोगों ने संगठन पर समीक्षा की और संगठन को मजबूत करने के लिए आज की मीटिंग आयोजित की गई थी और संगठन को मजबूती के साथ साथ सर्व समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने के निर्देश थे। सर्व समाज की पार्टी है, पार्टी के साथ साथ एक मिशन है। सर्व समाज को जोड़ने के लिए सब लोगों को, जो पार्टी के जिम्मेदार साथी, उन्हें जिम्मेदार। कटीमा मार्ग ग्राम पंचायत बिचई में सड़क किनारे 17 साल की अमोस मैसी का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बेटे की मौत के बाद में पिता ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने इस घटना को हत्या का नाम देते हुए बताया कि मृतक बेटे की एक लड़की से दोस्ती हुई थी, उसका घर पर आना जाना लगा रहता था, लेकिन लड़की के पिता इसका विरोध कर रहे थे। अक्सर अमोस उस लड़की को छोड़ने उसके घर जाया करता था। शनिवार की शाम को लगभग 6:30 बजे अमोस लड़की की छोड़ने उसके घर गया था। रात होने पर जब बेटा घर वापस नहीं आया तो टनकपुर थाने में बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। रविवार की सुबह पता चला कि बेटे का शव मिला है। उसके कंधे और पीठ पर गहरे जख्म आए हुए हैं। सर, ऐसा है कि मेरा लड़का अमोस मैसी, जो हम लोग ज्ञानखेड़ा वार्ड नंबर 11 में रहते हैं, और इसकी एक फ्रेंड थी, उसका नाम है भूमि, वो जो बिचई में रहती है। बिचई में उसका है क्या नाम, रोडवेज कॉलोनी है, वहाँ रहती है। इनकी फ्रेंडशिप थी दोनों की। ये लोग अक्सर आते जाते हैं, लड़की भी आती थी हमारे घर में। तो कल जो है वो कल हमारे घर आई थी, तो उसके बाद उसको ड्रॉप करने घर गया था वो, और उसके बाद वो वहाँ से वापस नहीं आया। वो वापस नहीं आया तो हम लोगों ने बहुत ढूंढा उसको, और ढूंढ के फिर हमने रात में FIR भी कराई उसकी। उसने FIR करा के फिर उसके बाद हमने देखा, और उसके बाद सुबह जो है उसकी डेड बॉडी वही बिचई में मिली है। क्लास टुडे में इतना ही। नमस्कार।